हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की इस सीरीज़ में इस बार हमने जो यूनिट कंसीडर किया है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल को कंसीडर किया है। और उसी यूनिट का ये नेक्स्ट चैप्टर यानी बायोमोलिक्यूल्स। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इट इज़ सेड that elemental composition of living organism and that of the inanimate object like earth crust are similar in some sense that all major elements are present in both. Then what would be the difference between these two group? Choose a correct answer from the following. अब आपको समझना है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो आपके इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब जो नॉन लिविंग मटेरियल है ना, नॉन लिविंग है, जो कह रहा है कि दोनों के बीच में सिमिलरिटी ये है कि सब में एलिमेंटल कंपोजिशन तो सेम है, यानी वही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिविंग में, वही नॉन लिविंग में है। देन हाउ यू विल डिफ्रेंशिएट? तो इसका आप लोग जानते हैं, एनसीईआरटी ने स्पष्ट मेंशन कर रखा है कि ऑल्दोज द कंपोजिशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग आर सिमिलर, यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिविंग नॉन लिविंग दोनों में सिमिलर है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। काफ़ी अच्छा सवाल है। और आपको याद रखना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे जो एलिमेंट हैं इनकी मात्रा क्या है? ज़्यादा है ना। तो आपका कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रपोर्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैनी एलिमेंट आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर फ्री और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, यानी बहुत सारे एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हो चाहे किसी कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हो। लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दे रखा है, आप लोग जानते हैं कि सिलिकॉन्स जो है नहीं पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। नाउ नेक्स्ट, अमीनो एसिड हैव बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अमीनो एसिड। कह रहे हैं कि जो अमीनो एसिड्स है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप दोनों पाए जाते हैं, तो इसमें से कौन सा अमीनो एसिड है? तो आप लोग जानते हैं यहाँ दिए हुए ऑप्शन में केवल ग्लाइसिन है, बाकी फॉर्मिक एसिड एक एसिड है, ग्लिसरॉलिक एल्कोहल है, ग्लाइकोलिक एसिड जो है एसिड है। तो आपका जो ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इट इज़ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ना, ये आपका यूनिवर्स का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। और एक और बात याद रखना है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है ना। ये सवाल पूछा जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, तो वो आपका क्या है? दैट इज द ग्लाइसिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, एन अमीनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन हैव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली इन सेम मॉलिक्यूल सच ए फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड। तो ये केवल अमीनो एसिड के लिए नहीं, यानी कोई भी जो आयन है, यानी कोई भी जो मॉलिक्यूल है, अगर उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ होता है तो इसको बोलते हैं ज्विटर आयन कंडीशन, है ना। इसको बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। जैसे मान लो अगर हम किसी अमीनो एसिड के बारे में बात करें, अमीनो एसिड आपका जैसे मान लो ये NH2CH, जैसे हम ग्लाइसिन ही ले लेते हैं अभी, है ना, ग्लाइसिन COOH जो अभी आपने देखा, तो ये अमीनो एसिड है। अब इसकी जो फॉर्म है ये डिपेंड करती है मीडिया के ऊपर। मान लो अगर ये एसिडिक मीडिया के अंदर है ना, NaH+ के अंदर है, तो एसिडिक मीडिया के अंदर ये क्या करेगा, ये जो H+ है इट इज़ जो है कंबाइन विद NH2, तो ये आपका अमीनो एसिड फिर किस फॉर्म में रहेगा, यानी ये H+ यहाँ से रिलीज होने वाला है ना, तो ये यहाँ से H+ रिलीज होगा एसिड की कंडीशन में। तो मान लो ये इस तरीके से अगर आपका बना ले NH3+ और H और ये COO-, तो ये ज्विटर आयनिक फॉर्म हो गई, है ना। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो फॉर्म होती हैं दैट इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म। अब आगे लिखा है इन्होंने, सुगर आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट रेफरिंग टू द फैक्ट दैट देयर फॉर्मूला आर ओनली मल्टीपल ऑफ CH2O, हेक्सोज देयरफॉर हैव 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन एटम। Glucose is a hexose, choose from the among the following another hexose।
इन्होंने लिखा है कि हेक्सोस जो है आपके कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को आप टेक्निकली कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n का H2O का होल ट्वाइस है ना, इस तरीके से एन है, यानी सॉरी H2O का होल एन है। तो उस फॉर्मूले में कह रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर अगर आप देखेंगे तो 6 कार्बन है उसमें, उसके अंदर 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो दूसरा इसमें से एक्सोज कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं दैट इज द फ्रक्टोज। बाकी एराइथ्रोज और राइबोलोज ये आपके दोनों ही जो है पेंटोज शुगर हैं, राइबोज वगैरह ये पेंटोज शुगर है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन यू टेक सेल और टिश्यू पीस एंड ग्राइंड देम with an acid in a mortar and pestle, all the small biomolecule dissolve in acid. Proteins, polysaccharides and nucleic acid are, अब देखो प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड और न्यूक्लिक एसिड ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, है ना, पॉलीमर्स हैं। लिख रहा है इंसॉल्युबल इन मिनरल एसिड एंड गेट प्रेसिपिटेटेड, क्योंकि ये लार्जर मॉलिक्यूल होने की वजह से मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और लिख रहे हैं कि एसिड सॉल्युबल कंपाउंड इंक्लूड द अमीनो एसिड, ये छोटे मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोसाइड्स, स्मॉल शुगर एटसेट्रा। व्हेन वन दे एडेड इनटू एड ए फॉस्फेट ग्रुप टू ए न्यूक्लियोसाइड, लिख रहा है कि जब एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं न्यूक्लियोसाइड के अंदर तो वन गेट एनोदर एसिड सॉल्युबल बायोमोलिक्यूल। अब इतनी सारी कहानी देखो ऊपर लिखी है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सीधा आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर न्यूक्लियोसाइड के अंदर, है ना, न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। तो आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड करेंगे तो आपको न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है, आपका शुगर है, नाइट्रोजन बेस है और आपका फॉस्फेट है ना। तो जो शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, ये न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर दोगे तो आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, when we homogenize any tissue in an acid, the acid soluble pool represent, कह रहे हैं कि जब किसी आप टिश्यू को होमोजेनाइज यानी उसमें मिक्स, उसका पेस्ट बना करके अगर किसी एसिड सोल्यूबल एसिड के अंदर सोल्यूबलाइज कर देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके साइटोप्लाज्म को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द वाटर। इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 90% ऑफ द टोटल कंपोनेंट ऑफ सेल। नाउ नेक्स्ट, ए होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक इज कॉल्ड मोनोमर, ठीक है। रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स ए हेटेरोपॉलीमर हैज मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर यूजुअली मेड अप ऑफ, तो लिख रहे हैं कि जो आपका होमोपॉलीमर है वो तो एक ही टाइप की यूनिट यानी कंबाइन रहती हैं, जैसे एन एन एन, है ना। लेकिन हेटेरोपॉलीमर में क्या, जैसे एक एन है एक एन डैश है ना, तो यानी डिफरेंट यूनिट होती हैं, आप जानते हैं उसे हेटेरोपॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ से हेटेरोपॉलीमर क्या है, इन्होंने लिखा है 20 टाइप्स ऑफ, जो प्रोटीन्स होती हैं 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर, यानी टोटल प्रोटीन है वो क्या है, 20 प्रकार के डिफरेंट टाइप को जो आपके अमीनो एसिड हैं उनसे बनी हुई है। लिख रहे हैं प्रोटीन परफॉर्म मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फॉर एग्जांपल सम फंक्शंस इज एंजाइम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एडिशनल फंक्शन दैट सम प्रोटीन डिस्चार्ज। कह रहे हैं प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन हैं जैसे एंजाइम की तरह, लेकिन एडिशनल रोल है जो प्रोटीन का, लिख रहा है सम डिस्चार्ज के फॉर्म में। तो आप लोग जानते हैं ये केवल एक ही है, दैट इज द हार्मोन, है नहीं, हार्मोन जैसे मान लो इंसुलिन वगैरह आपके जो हार्मोन हैं ये सभी प्रोटीनेशियस नेचर के हैं, तो इसको क्या है, ये एक एडिशनल फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट, ग्लाइकोजन इज ए होमोपॉलीमर ऑफ, तो आप लोग जानते हैं ग्लाइकोजन होमोपॉलीमर किसका है, ग्लूकोज का है। नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एंड इन ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी, तो नंबर ऑफ एंड कितने होते हैं ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर, 2 एंड होते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी ग्लूकोज की जो आपका यूनिट है उसमें 2 एंड होंगे, और इसमें 2 एंड, वन इज द लेफ्ट साइड एंड अनदर वन इज द राइट साइड। अब आपको ये याद रखना है कि जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 एंड हैं, पहला एंड आपका जो है लिख रहा है कि ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो राइट साइड है इसकी, है ना, राइट साइड है चेन की, और ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड। इस सवाल को दूसरे तरीके से कई बार पूछा जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका जो ग्लाइकोजन है इसकी 2 एंड हैं, वन इज द लेफ्ट साइड एंड अदर वन इज द राइट साइड।
तो आपको याद रखना है कि राइट साइड इज द रिड्यूसिंग इन नेचर। ये कई बार पूछा गया है कि जो राइट साइड है वो रिड्यूसिंग नेचर की है और जो लेफ्ट साइड है वो कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर की है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। जो लेफ्ट हैंड है इट इज द नॉन रिड्यूसिंग और राइट रिड्यूसिंग। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो राइट में भी आर है और रिड्यूसिंग में भी आर है, तो राइट इज द रिड्यूसिंग एंड। नाउ नेक्स्ट, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, तो आप लोग जानते हैं इसमें दो एंड होंगे, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग, प्राइमरी स्ट्रक्चर इट इज द जस्ट सीक्वेंसनल ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड को इस तरीके से जोड़ा गया एक सीक्वेंस में। तो इसमें दो एंड है, मान लो एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है, एक ये है। और इसको भी याद रखना है कि इसमें दो एंड हैं, दो टर्मिनल हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर है इसको बोलते हैं एंड टर्मिनल, है ना, और जो लास्ट एंड पर है ना, इसको बोलते हैं सी टर्मिनल। ये बड़े ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दें। सी टर्मिनल, सी टर्मिनल इज लास्ट अमीनो एसिड, और जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है यानी पहला अमीनो एसिड होगा, या आप इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड में है तो ये पहला अमीनो एसिड है, तो इसको एन टर्मिनल कहते हैं। और आप इस तरीके से सीक्वेंस में ऐड करते चले जाएंगे, तो जो लास्ट अमीनो एसिड होगा दैट विल बी द सी टर्मिनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, enzymes are biocatalysts, they catalyze biochemical reaction. In general they reduce the activation energy of reaction. Many physiochemical process are enzyme mediated. Which of the following reaction is not enzyme mediated in biological system? कह रहे हैं कि जो आपके इंजाइम हैं ये बायोकैटलिस्ट हैं, यानी ये क्या करते हैं, रिएक्शन को एनहांस और रिड्यूस कर सकते हैं। और ये ऐसा फंक्शन कैसे करते हैं, बाय रिड्यूसिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आप लोग एंजाइम की मैकेनिज्म पढ़े हैं, एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग जानते हैं। तो वहाँ से कह रहा है कि इनमें से दिए ऑप्शंस में से कौन सी प्रोसेस ऐसी है जो जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इन्होंने लिखा है कि डिजोल्विंग ऑफ CO2 इन वाटर। आप लोग जानते हैं कि डिजोल्विंग ऑफ CO2 ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है ना, एक फिजिकल प्रोसेस है, नॉट ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये फिजियोलॉजिकल नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसी में आपके यानी लिविंग सिस्टम के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट यूनिट में हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे। अगर इस चैप्टर में आपका कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना डाउट और क्वेरी क्लियर कर लें। और ये जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल कंटेंट है तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।